नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वह मूल अधिकार से संबंधित था, और जिसमें आपको मैंने कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की थी। उसी के क्रम में आज ये पार्ट टू में उसी से आगे बढ़ते हुए आर्टिकल्स पे चर्चा करने वाला हूं। आप सभी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा और कमेंट किया और लाइक किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के क्रम में आज उसी मोटिवेशन के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। मुझे आशा है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को बिना समय आपका जाया करते हुए। मैंने अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिकेप कर लूँ तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित आपको बताया था, जिसमें आपको मैंने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 का कुछ पार्ट रह गया था, और उसी के आगे से आज अपने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है, उसमें कहा था मैंने कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। और इसी में विधि के समक्ष समता की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि विधि मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो कानून भारत में जो सबसे अमीर तबके के लोग हैं, जो उच्च तबके के लोग हैं, जो सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोग हैं, उनके लिए जो कानून है वही कानून उनके घर में काम करने वाले सबसे नीचे तबके पर काम करने वाले लोगों के लिए है। ये मैंने आपको बताया था। इसका सीधा सा मतलब ये है। और उसी के क्रम में इसी का आर्टिकल 14 का क्लॉज में जिसके जो अपवाद हैं कि किन पर यह नियम फेल हो जाता है, अर्थात किसके लिए ये कानून, जिनके ऊपर यह प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है, उसमें 3 लोगों की बात आती है। एक आता है प्रेसिडेंट, दूसरा आता है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा आता है गवर्नर। इसमें कहा गया है कि अगर इनके पद पर रहते हुए, जैसे जिन लोगों की मैंने बात की, ये अगर जब तक ये पद पर हैं इन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर पिछला चल रहा है तो वो उसको भी रोक दिया जाता है। ये इसके पीछे एक वजह यह भी रहती है, जहां तक मुझे मानना है, कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। कम से कम उस पद पर ऐसा व्यक्ति बैठे जो एकदम अपराध मुक्त हो, मतलब एकदम स्वच्छ व्यक्ति होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप भी नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग प्रधानमंत्री पे भी अपद्य टिप्पणी किया करते हैं, और इसीलिए कहा गया कि इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, और ना ही अगर दोष भी इनको न्यायालय में भी नहीं बुलाया जा सकता है। ये बात की गई है इसी आर्टिकल 14 के तहत। और इसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें किसी भी एक आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहां पे एक शब्द आता है कि केवल धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी मूल वंश का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, या किसी भी लिंग, या स्त्री है या पुरुष है, या किसी भी जन्म स्थान से आता है, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आता है। उसमें कहा गया है, यह आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इस आर्टिकल 15 में, यहाँ पे समझने वाली बात है। वो कहती है कि राज्य और व्यक्ति दोनों को आदेश देता है
कि इनमें से कोई भी, आर्टिकल 15 clause 1 में बात की है कि दुकानों या सार्वजनिक स्थानों या भोजनालयों या होटलों या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश या कुओं, तालाब, सार्वजनिक जितने भी स्थान हैं, अगर इन पर इनके प्रयोग पर रोका जाता है तो उसके लिए आर्टिकल 32 है, क्योंकि यहाँ पर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो कहा गया है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं इन पर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जा सकता है। यहाँ पे सार्वजनिक की बात की गई है। मतलब सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? जो राज्य के द्वारा संचालित हों, जो राज्य के द्वारा दिए हुए पैसों से चल रहे हों, उनके फंड पर चल रहे हों, ऐसे क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के साथ में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी में आर्टिकल 15 clause 3 जहां से अपवादों की बात शुरू हो जाती है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता है। कि राज्य प्रयास करेगा कि स्त्री और बालकों के लिए कुछ विशेष अगर कुछ कर दिया जा रहा है तो ये मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है तो ये मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 497 में को विधि मान्य ठहराया है और इस धारा में जारकर्म के लिए पुरुष को दंड दिया जा सकता है किंतु स्त्री को नहीं। जो धारा 497 है, 497 धारा है, अगर इसकी थोड़ी सी अगर ला के क्षेत्र में जाए तो यहाँ पे इसका मतलब जो पिछला जो जब इसमें अब तो संशोधन हो चुका है, जब संशोधन नहीं हुआ था, अगर कोई भी यहाँ पे थोड़ा ला का पार्ट आ जाता है, अगर कोई भी स्त्री जो विवाहित है, मतलब कोई भी स्त्री अगर विवाहित है, अगर कोई भी पुरुष उसके साथ संबंध बनाता है तो इसके लिए वो पुरुष दोषी है, वो महिला दोषी नहीं है। ये आर्टिकल 497 है जिसमें अब संशोधन हो चुका है। इसके लिए अब महिला और पुरुष दोनों को दोषी ठहराया जा सकता है, या ये धारा 497 में कहा गया था। उसके बाद में इसी में आर्टिकल 15 clause 4 आ जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य को मानसिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए समर्थ बनाता है, जैसे सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में स्थानों का आरक्षण। यह आर्टिकल 15 clause 4 है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार ये देता है, आर्टिकल 15 clause 4। अब इस आर्टिकल की चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा सकता है। किनके लिए? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इसकी बात 15 clause 5 में कही गई है। अब इसके बाद में चलते हैं इसके अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 16। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अवसर की समानता का अधिकार। अवसर की समानता मतलब अवसर की समानता या लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16 clause 1 और 16 clause 2 राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में, नियोजन मतलब नौकरियों में, अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर या अधिकार प्रदान करता है। अर्थात सभी नागरिकों को ऊंचा उठाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का यह संकल्प देता है। अवसर की समानता को वास्तविक रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य को सकारात्मक उपबंध करने के लिए आर्टिकल 16 clause 3 से 16 clause 5 तक प्रावधान दिया गया है। इसमें आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं। इसमें राज्य प्रयास करेगा कि सभी लोग, चाहे किसी भी तबके से आते हो, चाहे नीचे तबके से आते हो, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो,
उन सभी को लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। आर्टिकल 16। आर्टिकल यहाँ पे सकारात्मक, यहाँ पे आरक्षण की बात आती है सकारात्मक रूप से। एक तो होता है कि तार्किक, एक होता है अतार्किक। जो आरक्षण जो लोग कहते हैं कि बुरा है, यह तार्किक रूप से इसको सही माना गया है कि आरक्षण देना सही है। और आरक्षण के विषय में विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि आरक्षण है क्या, आरक्षण सही है या गलत है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि आरक्षण दिया गया, आर्टिकल किन क्लॉज में दिया गया है, बस इतना ही अपने इस वीडियो में हम समझेंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है कि नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। अर्थात अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 आपने देखा, जिसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है, जहां से अपवाद शुरू हो जाते हैं या कह सकते हो उन पर लगाम शुरू हो जाती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है कि राज्य नौकरियों के संबंध में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है या कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए भी आरक्षित कर सकता है। यह राज्य कर सकता है कुछ ऐसे काम, जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे माइल्स में या खदान में जहाँ पे काम होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे राज्य के लोगों के लिए या ऐसे क्षेत्र के, जैसे वहाँ के क्षेत्र के ही लोगों को वहाँ पे कहा जा सकता है कि आप ही लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के लिए वहाँ पर कार्य करने की अनुमति नहीं है। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि अन्य व्यक्ति उस काम को उस अच्छी तरीके से करने के लिए एबल नहीं है। यह आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में कहा गया है। इसके बाद में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहा गया है, इसमें राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया है, करता है। अर्थात राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, परंतु आरक्षण का आधार ना तो केवल आर्थिक होगा, ना केवल जातिगत मतलब सामाजिक होगा। आरक्षण का आधार मानसिक और आर्थिक संयुक्त रूप से ही होगा। इसकी जो बात की गई है वो प्रदीप कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखा जा सकता है। इसमें आर्टिकल 14 क्लॉज 4 में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद बढ़ते हैं इसी में एक आता है कि अवसर की समानता के संबंध में महत्वपूर्ण विषय मंडल आयोग की सिफारिशों का राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लागू किया जाना था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने चुनौती भी दी। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था। इंदिरा साहनीवाद और बनाम भारत संघता 1993 में, उसमें क्या कहा गया था, जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में अनुच्छेद 16(1) का विरोधी नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहा गया था इंदिरा साहनीवाद में 1993 में कहा गया था कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो EWS को आरक्षण देने की बात करता है, वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का विरोधी नहीं है। तो क्या है, दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत है। उसने कहा कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी, अन्य पिछड़ी जातियां अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है OBC, उनके लिए भी 27% आरक्षण को वैध है। इसमें एक तो चीज एक बता दी गई थी, और इसी में सेकेंड कहा गया था कि जो आरक्षण है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था। और तीसरा पॉइंट कहा गया था कि पदोन्नति में भी आरक्षण लागू नहीं होगा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई थी कि तकनीकी पदों पर आरक्षण भी लागू नहीं होगा। और पांचवी बात थी, उसमें कहा था क्रीमी लेयर को निकाल देने पर ही पिछड़ा वर्ग सही अर्थों में पिछड़ा वर्ग बनता है। ये बात इंदिरा साहनीवाद में कही गई थी। इस न्यायिक निर्णय के बाद में 76वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन और 81वां संविधान संशोधन किया गया था, जिनमें तहत तमिलनाडु में 69% आरक्षण को वैध बनाया गया। और आर्टिकल 16 में एक नया खंड 16 आर्टिकल 16 में नया खंड क्लॉज 4 का
जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि स्थापित किया गया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण को भी वैध बनाया जा सकता है, कि पदोन्नति भी हो रही है तो उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। ये भी जरूरी भी है कि पदोन्नति में भी आरक्षण, ये कहाँ तक सही है इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आरक्षण से जुड़ा हुआ जो जिसपे हम आरक्षण से जुड़े हुए थोड़े विस्तृत तरीके से बात करेंगे, उसमें इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आप वेट करिएगा। और तीसरी इसी में जो पॉइंट है कि आरक्षण वर्ग की प्रतिशत सीमा जो 50% सीमा से पूर्व वर्ष की रिक्तियां सम्मिलित ना करने का प्रावधान किया गया था। इसकी मतलब जब से कानून आया है तो के बाद से ही सारे प्रावधान लागू होंगे, उससे पहले की रिक्तियों में सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है। उसके बाद में वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ जो 1995 में न्यायालय ने कहा था, इस मामले में वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ 1995 में न्यायालय ने कहा कि SC/ST के जिन सरकारी सेवकों की पदोन्नति, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको समझना चाहिए, जो कई जगह पर जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें हो सकता है ना मिले। ये वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ था 1995 में। इसमें न्यायालय ने क्या कहा था कि SC/ST के जिन सरकारी सेवकों की पदोन्नति हो जाती है उन्हें प्रोन्नति के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता का फायदा नहीं मिलेगा। ज्येष्ठता मतलब सीनियरिटी का फायदा नहीं मिलेगा। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाया गया। अब सरकारी सेवकों को पदोन्नति के बाद परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ मिलेगा। 50वें संविधान संशोधन के बाद से ही यह सीनियरिटी का लाभ उनको मिलेगा। यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 17 जून 1995 से लागू किया गया था। जो प्रावधान है जो 17 जून 1995 से लागू किया गया था। यह हुआ आर्टिकल 16। इसके बाद में चलते हैं एक नए आर्टिकल्स पर, वो है आर्टिकल 17, अप्रस्तुतता का अंत। इसमें आर्टिकल 17 में कहा गया कि आर्टिकल 17 कहता है कि अप्रस्तुतता का अंत होगा। यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। ये नहीं यहाँ पर सरकार लिंक हो या सरकार, यहाँ पर अगर प्राइवेट व्यक्ति भी या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर आपके साथ में इसका व्यवहार करता है तो भी यह गलत है, क्योंकि राज्य अप्रस्तुतता का अनावरण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 35 के साथ संसद को अप्रस्तुतता आचरण के लिए दंड विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अप्रस्तुतता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। 1976 के संरक्षण अधिनियम 1976 में इसे और कठोर बनाया गया। मतलब जो अप्रस्तुतता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ था उसको 1976 में और भी अच्छी तरीके से मजबूत बना दिया गया, और भी कठोर बना दिया गया, और इसका नाम परिवर्तित करके सिविल अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। मतलब इसमें क्या प्रावधान किया गया था उसके बारे में थोड़ी आपको बताता है। इसमें कहा गया था कि सार्वजनिक पूजा स्थलों में रोकना। अगर सार्वजनिक कहीं पूजा स्थल है वहां पे किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में एक दूसरी बात कही गई थी कि अप्रस्तुतता के आधार पर अनुसूचित जाति का अपमान नहीं किया जाएगा, SC का अपमान नहीं किया जाएगा, SC का अपमान नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट था, उसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक, दार्शनिक व धार्मिक आधार पर अप्रस्तुतता को उचित ठहराया गया है कि इसके आधार पर आप अप्रस्तुतता कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज का क्षेत्र आ जाता है। आर्टिकल इसी में जो अगला पॉइंट आता है उसमें है कि सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश पर रोक। कि ऐसे स्थान जो मनोरंजन के स्थान है, जैसे कि आप PV आ जाते हैं, सिनेमा आ जाते हैं, वहां पर भी कोई आपके साथ में अप्रस्तुतता नहीं कर सकता, आपके साथ में छुआछूत नहीं कर सकता। इसके बाद में सेवा देने से इनकार। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि हम SC के हैं या ST के हैं या OBC के हैं तो आप बाल कटाने गए और उसने कहा नहीं हम नहीं छुएंगे आपको, ऐसा भी नहीं कर सकता है। उसके बाद ये 4-5 प्रावधान इसमें कहे गए थे।
1976 के इस अधिनियम के तहत अप्रसन्नता मामलों में किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की कारावास की सजा देने का भी प्रावधान किया गया। कोई ऐसा करता है तो उसे 6 महीने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। और इस पर अगर थोड़ी और चर्चा करते हैं तो एशियाई खेल के मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 17 द्वारा दिया गया अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्त किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि इस अधिकार का उल्लंघन ना किया जाए, कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इसका उल्लंघन ना किया जाए। इस अनुच्छेद का क्रियान्वयन काफी हद तक सफल रहा। हमारे समाज में यह परंपरागत कुरीति यह लगभग अब समाप्त हो चुकी है, मतलब अब अप्रसन्नता लगभग खत्म हो चुकी है। ये था आर्टिकल 17। इसके बाद में आर्टिकल 18 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत। हमारे देश में औपनिवेशिक काल में राजा, राय बहादुर, दीवान राज बहादुर जैसी असमानता वाली उपाधियां प्रदान की जाती थी। जब अंग्रेजों के जमाने में लोगों को किसी को राजा कह दिया, किसी को राज बहादुर की उपाधि दे दी या दीवान जैसी उपाधियां मिल जाती थी जो समाज में असमानता फैलाने का काम करती थी। इसीलिए आर्टिकल 18 में ऐसी उपाधियों के अंत की घोषणा कर दी गई है। वस्तुतः आर्टिकल 18 में उपाधियों के उन्मूलन के बारे में 4 व्यवस्थाएं हैं। आर्टिकल 18 में भी 4 व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद में समझते हैं आर्टिकल इसमें कहा गया सबसे पहला कहा गया है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, राज्य के तहत कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई राज्य या तो नागरिक हो या विदेशी राज्य के तहत कोई भी उपाधि नहीं लेगा। उसमें सेना या शिक्षा को छोड़ दी गई है। जैसे कि डॉक्टर लोग लगा लेते हैं शिक्षा, क्योंकि वो शिक्षा से संबंधित है, और बाकी उपाधियों का भी, और सेना से संबंधित जितने भी कमांडर या जैसी उपाधियां हैं, कैप्टन, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर छूट दी गई है। और जैसे इसी में सेकंड प्रावधान कहा गया, यह कहा गया कि यह भारत के नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है। कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेश से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई भी विदेशी लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी जैसे कि विदेशी लाभ पर, जैसे कि IFS जो विदेश में रहकर काम करते हैं दूतावास पर, अगर उनको भी कोई उपाधि मिल रही है तो सबसे पहले उनके लिए भी राष्ट्रपति से मंजूरी लेना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी देगा तभी वह उस उपाधि को ले सकते हैं। इसके बाद में जो चौथा प्रावधान है वह है लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य देश से कोई भी सुविधा या वेतन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। ये चारों प्रावधान हो गए उपाधियों के संबंधित में। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं तो 2 मिनट में उसको भी समझ लेते हैं। 1954 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारत रत्न, अब यहाँ से थोड़े से जहाँ से सवाल आते हैं यहाँ से हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की उपाधियों को आर्टिकल 18 के तहत बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1982 के बाद में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि ये उपाधियां समानता के प्रतिकूल नहीं है, परंतु व्यक्ति इन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। ये उपाधियां दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि पद्म विभूषण विराट कोहली या पद्म विभूषण कोई नाम, ऐसे नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वस्तुतः मोरारजी देसाई सरकार ने ऐसी सारी उपाधियों को अपने कार्यकाल के दौरान समाप्त कर दिया, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी ने इन उपाधियों को पुनः शुरुआत की जो अब तक जारी है। ये मैंने आपको आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये मैंने आपको 4 आर्टिकल बता चुके हैं, और अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इन 4 आर्टिकल की चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।